ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम जो चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है अगर आप देखें तो एनसीईआरटी के बेसिस पे सेकंड और थर्ड चैप्टर है वो बेसिकली सीबीएसई ने अपने स्कूल के प्रेफरेबल पे इंडेक्स के बेसिस पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आपके स्कूल्स में अगर चाहें तो वो इंटरनल एग्जाम्स में वो ले सकते हैं उसके बेसिस पे। बाकी आपके सीबीएसई के बेसिस पे जो फोर्थ चैप्टर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सेकंड और जो थर्ड चैप्टर है उसके आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो करंट सिनेरियो के बेसिस पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो अपन लास्ट में जैसे ही आपके हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सेकंड थर्ड चैप्टर और भी जो भी है हिस्ट्रीज में भी जो काउंट नहीं करता सीबीएसई अपने बोर्ड के हिसाब से उन पेपर्स को आपको उसके उन चैप्टर्स के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि आईक्यू बेस्ड सिनेरियो के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा एग्रीकल्चर को जानने से पहले हम सबसे पहले एक बेसिक आइडिया देख लेते हैं। एग्रीकल्चर आपको पता ही है एग्रीकल्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसी भी कंट्री के लिए सबसे इकोनॉमिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो सबसे पहला क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या होता है, एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चर, क्योंकि जो इकोनॉमी होती है वो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होती है। और इकोनॉमी का किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जीडीपी का सबसे क्या है, सबसे सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखें मिलियन ईयर्स ऑफ अगो, या मिलियन तो नहीं, ईयर्स अगो पहले इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं हुआ करते थे, केवल और केवल एग्रीकल्चर हुआ करते थे, जस्ट ओनली एग्रीकल्चर। तो बेसिकली इन एग्रीकल्चर के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या एग्रीकल्चर होता है, किस कंट्री के ऊपर एग्रीकल्चर का कितना इकोनॉमिक लेवल पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया हमारे इतने नहीं आएंगे क्योंकि हमें इसको ज्योग्राफिकली समझना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्योग्राफिकल लेवल के ऊपर किस एरिया के अंदर कौन सी फार्मिंग होती है, कौन सा एग्रीकल्चर होता है, कौन सी क्रॉप्स होती हैं। तो आपको ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक बेस के ऊपर हमें नहीं पढ़ना है। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी कंट्री से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी कंट्री है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री। इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है एग्रीकल्चर के अगर सिनेरियो से आप देखा जाए। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा कितना है, 2/3। अब मैं आपको बता दूँ ये एनसीईआरटी 2014-15-16 का री एडिशन है। सर 14-15 का री एडिशन है, शायद 15-16 या 14-16, जस्ट अ मिनट, नहीं लिखा है इसमें, मे बी 14-16 या 15-16 का री एडिशन है। ठीक है, 14-15 और 15-16 का री एडिशन है। ठीक है, और लास्ट छपी है 2013 में या कब है, तो उसी का घुमा के तो ये जो आपको डेटा मिलेगा 2/3, ये भी पुराना डेटा है। अगर आप आज के सिनेरियो में देखेंगे तो मे बी ये डेटा चेंज हो चुका हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है करंट सिनेरियो के हिसाब से भी। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 145 करोड़, उसमें से अप्रॉक्सीमेट कितनी है, 2/3 पॉपुलेशन क्या कर रही है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। अच्छा अब देखिए आपने एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा होगा, 3 तरह की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, जो बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल होती है। सेकेंडरी जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, एग्रीकल्चर के गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इनके गुड्स के ऊपर डिपेंड होती है। और टर्सरी जो एक्टिविटी होती है इन गुड्स की सप्लाई पैकिंग के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, इनकी जो सप्लाई होती है, पैकिंग होती है, उनके ऊपर टर्सरी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा मे बी ये सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, ये सब आपने इकोनॉमी का है, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्सरी एक्टिविटीज। ओके, ठीक है, तो जो आपका एग्रीकल्चर है वो क्या है, आपका प्राइमरी एक्टिविटी है, विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। जो आपका क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है प्राइमरी एक्टिविटी सेक्टर के अंदर भी जो हम कंज्यूम करते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। अच्छा डायरेक्ट फूड ग्रेन्स तो हम लेते ही हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है जो एक तरीके से रॉ मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। किन के लिए, रॉ मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, किन के लिए, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। जिसमें एग्जाम्पल में आपको होता है ना प्राइमरी, हमने जो भी देखा प्राइमरी देखा, हमने सेकेंडरी देखा और टर्शरी देखा। तो प्राइमरी के अंदर डायरेक्ट एग्रीकल्चर ग्रेन्स तो आपको मिलेंगे, उसके अलावा क्या होंगे, कुछ रॉ मटेरियल से मिलेंगे, जो रॉ मटेरियल्स को आप किस में यूज़ करेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखिए आप यहाँ पर अगर आप प्राइमरी में देखें तो शुगर केन गन्ना जो होता है उससे आप यूज़ करके यहाँ क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये क्या होगा आपका सेकेंडरी। अब इस शुगर को पैक करके आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये क्या होगा आपका टर्शरी। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये आपको क्या होगा, टर्शरी सेक्टर। तो इस तरह से सेक्टर होता है इकोनॉमी के। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा, एग्रीकल्चर होगा, और सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा। सेकेंडरी सेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवाएगा। आगे देखिए, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। क्या आप बता सकते हैं, बहुत सारी हैं, आपको पता है टी, कॉफ़ी,
स्पाइसेस एटसेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, ठीक है, इन सबको भी एक्सपोर्ट करते हैं हम। टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, स्पाइसेस हो गई, ये सबको एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप जो एग्रीकल्चर के बारे में देख लिया, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग जो आप करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर वो किस तरह से होती है। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग्स होती है, हमारे जो सिलेबस में हमें केवल वही पढ़नी है। तो देखिए फार्मिंग का पैटर्न क्या होता है, अलग अलग फार्मिंग्स होती हैं, ठीक है, फार्मिंग्स क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है। तो एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, फर्स्ट लाइन में मैंने ये बताया था आपको कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और इंडिया की तो सबसे पुरानी है ये, इंडिया की क्या पूरे वर्ल्ड वाइड सब जगह ये एग्रीकल्चर ही सबसे पुरानी है। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज, अब जैसे जैसे क्या हुआ है, ईयर्स पास होते गए तो जो कल्टीवेशन मतलब आप किस तरह से क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, आप किस तरह से उनकी कटिंग करते हैं, तो वो कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होते गए, चेंज होते गए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। और बेसिकली वो डिपेंड करने लगे किस पे, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें हम, तो जैसे कि इंडिया के अगर मैप की हम बात करते हैं, तो इंडिया के इस तरफ का जो रीजन है, यूपी बिहार का जो रीजन है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, वाटर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। और जबकि अगर हम यहाँ राजस्थान की एरिया की बात करें तो यहाँ वाटर क्या मिलता है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस होगा और यहाँ जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस होगा वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों, यहाँ वाटर हायर अमाउंट में है, जितना रिक्वायर्ड उतना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्रॉप का पैटर्न जो होगा, कल्टीवेशन का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। और यहाँ पर क्या है, वाटर बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, ओनली और ओनली रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। तो यहाँ जो एग्रीकल्चर होगा, कल्टीवेशन होगा, क्रॉप्स का, फार्मिंग्स का, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिजिकल फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है। फार्मिंग जो होगी डिफरेंट टाइप्स की, वो फिजिकल फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी। एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, नो हाउ एंड सोशो कल्चर प्रैक्टिस, और किस तरह से सोशल लेवल पर आप उसकी कल्चरल लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सस्टेनेंसेस टू द कॉमर्शियल टाइप, कभी कभार फार्मिंग क्या है, कॉमर्शियल टाइप के ऊपर भी डिपेंडेंट करती है। जैसे कि आप अगर असम साइड में जाएंगे तो वहाँ पर बेसिकली कॉफ़ीज़ वगैरह की फार्मिंग ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वो कॉमर्शियल सेक्टर है उस तरफ, और उस तरफ कॉफ़ी जो सॉइल है वो कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वो कॉमर्शियल सेक्टर को ध्यान में रखते क्या करते हैं, वहाँ पर केवल कॉफ़ी की फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस। तो अब देखिए इंडिया के अंदर डिफरेंट फार्मिंग्स होती हैं, तो कौन कौन सी फार्मिंग्स इंडिया के अंदर प्रैक्टिस की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो फार्मिंग आती है वो है प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। सबसे पहली जो है वो क्या है, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। फिर पॉकेट्स ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया के कुछ पोर्शन में आज भी प्रैक्टिस की जाती है, बाकी मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स के अंदर, मतलब मोस्ट ऑफ दी ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर, इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं की जाती, बहुत कम एरियाज में ये प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल। ये आपके स्मॉल पैचेस, मतलब जैसे एग्जांपल आपका ये एक लैंड है, तो इसके स्मॉल पैचेस में, इस तरह से स्मॉल पैचेस में यूज़ की जाती है फार्मिंग। इस तरह से स्मॉल पैचेस बना दिए जाते हैं और स्मॉल पैचेस पे क्या करता है, इस एग्रीकल्चर को, इस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, कुछ प्रिमिटिव टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से किया जाता है। प्रिमिटिव टूल्स क्या होते हैं, हो, डेव एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर्स, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर लैंड होगा, इसमें छोटे छोटे पैचेस बना लिए जाएंगे इस तरह से, और इन पैचेस के ऊपर क्या करेंगे, फार्मिंग की जाएगी। किन की हेल्प से की जाती है, प्रिमिटिव टूल्स होते हैं। टूल्स का नाम क्या है, हो गया आपके डेव, डिगिंग टूल्स। और कौन करता है, बेसिकली फैमिली या फिर कम्युनिटी भी कर सकती है, ठीक है। मतलब एक फैमिली होगी जिसके पास लैंड होगा, वो फैमिली क्या करेगी, इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगी, और उन 4 पोर्शन के ऊपर क्या करेंगे, फिर वो कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई कम्युनिटी होगी, वो कम्युनिटी भी क्या कर सकती है, डिफरेंट, जैसे कि एक फैमिली ये कर रही है, दूसरी फैमिली ये कर रही है, तीसरी फैमिली ये कर रही है, चौथी फैमिली ये कर रही है, लेकिन वो एक कॉमन कम्युनिटी के हैं, ठीक है, एक कॉमन कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से भी की जाती है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग होती है। आज के केस में ऐसी फार्मिंग बहुत कुछ एरियाज में मिलती है, सब जगह नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की फार्मिंग डिपेंड किस पे होती है वो आपको ध्यान रखना है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये बेसिकली मानसून पे ऊपर डिपेंड करेगी, अगर मानसून अच्छा होगा तो कल्टीवेशन अच्छा होगा, और मानसून अच्छा नहीं होगा तो कल्टीवेशन अच्छा नहीं होगा। और दूसरी डिपेंड करती है नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल कितनी फर्टाइल है। जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जितनी कम फर्टाइल होगी सॉइल उतना प्रोडक्शन कम होगा। तो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन, और क्या करेगी, सूटेबल होगी अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन, जो और क्रॉप्स ग्रो होती है उनके लिए सूटेबल होगी जो सॉइल होगी यहाँ पर, ठीक है। तो हो प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग का एक आइडिया लगाओ किस तरह से होती है। आगे देखिए आप, इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं।
फार्मर, अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, जिसमें एग्जाम्पल स्लैश बर्न क्या बोलते हैं, जैसे कि फार्मर ने क्या करा, यहाँ पर एक पैच, ये 2 पैच, ये 3rd पैच, ये 4th पैच, इस तरह से 4 पैचेस के अंदर एग्रीकल्चर किया। तो स्लैश ऑन बर्न इसको क्यों बोलते हैं हम, तो आप वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 पैचेस मैंने आपको समझाया। देखिए स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं इसे, उसके बारे में देखते हैं। तो इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस ग्रेनल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसमें कि फार्मर एक पर्टिकुलर पैच के ऊपर एग्रीकल्चर करेगा और उसके बाद उस पैच को क्या करता है, क्लियर कर देता है। क्या कर देता है, क्लियर कर देते हैं ऑफ द लैंड एंड प्रोड्यूस ग्रेनल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। और फिर उसी के ऊपर क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप को ग्रो करते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, अब क्या होता है, जैसे जैसे आपने अगर उसी के ऊपर आप क्रॉप ग्रो करते गए तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी वो क्या करते हैं, एक दूसरे पैच पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। फार्मर थे, ये 4 पैच में उसने अपने लैंड को डिवाइड किया एक फैमिली में। फर्स्ट पैच पर उन्होंने कल्टीवेशन किया फर्स्ट क्रॉप को, फर्स्ट पैच पे उन्होंने कल्टीवेशन किया फर्स्ट क्रॉप को, ओके। फिर उसके बाद फर्स्ट क्रॉप के कल्टीवेशन के बाद इन्होंने सेकंड क्रॉप को भी सिमिलरली इसी पैच के ऊपर कल्टीवेशन किया। अब क्या हुआ कि इस जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई, फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अब ये शिफ्ट होंगे दूसरे लैंड के ऊपर। किस पे शिफ्ट होंगे, दूसरे लैंड पे। अब यहाँ पर क्या करा, इन्होंने 3rd क्रॉप को कल्टीवेट किया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद इन्होंने यहाँ पर 4th क्रॉप को कल्टीवेट किया। ठीक है, अब जैसे इसकी फर्टिलिटी कम हुई, सेकंड पैच की क्या हुई, फर्टिलिटी कम हुई, उसके बाद ये शिफ्ट कर जाएंगे 3rd पैच के ऊपर। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं, फिर अगर उसको मूव करते हैं तो फिर बर्न वर्ड कैसा है, तो वो देखिए आप। तो व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। और एक वो नए लैंड के ऊपर क्या करते हैं, मतलब जो फ्रेश पैच होगा उस पर कल्टीवेशन करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इस तरह की जो शिफ्टिंग होती है, इस तरह की जो शिफ्टिंग होगी वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर जहाँ पर फर्टिलिटी कम हो चुकी है वो नेचुरल तरीके से क्या होगी, अपने आप 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर नेचुरली उसके अंदर फर्टिलिटी वापस ग्रो हो जाएगी। जैसे अगर मैंने देखा, मैंने फर्स्ट से हम कहाँ शिफ्ट कर गए थे, सेकंड पे, और सेकंड से हम कहाँ शिफ्ट कर गए, 3rd के ऊपर। तो नेचुरली क्या होगा कि 2-3 साल के अंदर इस फर्स्ट में अपने आप क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी वापस आ जाएगी सॉइल में। सिमिलरली सेकंड के अंदर भी क्या होगी, फर्टिलिटी वापस आ जाएगी अपने आप नेचुरली। आजकल तो हम फर्टिलाइजर यूज़ करके डायरेक्ट फर्टिलाइजर डाल देते हैं और यूज़ कर लेते हैं, जबकि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं करते थे। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, इस तरह से पैचेस बना के एग्रीकल्चर को करते थे ताकि नेचुरल लेवल के ऊपर फर्टिलिटी आए, क्योंकि जो नेचुरल लेवल पर जो फर्टिलिटी आएगी और जो आर्टिफिशियल फर्टिलिटी आएंगे दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, नेचुरल चीज़ें नेचुरली होती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है। ओके, तो थ्रू नेचुरल प्रोसेस लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर। इस टाइप के फ्लो में क्या होगा, लैंड जो एग्रीकल्चर होगी वो क्या होगी, लो होगा। एग्रीकल्चर जो होगा, प्रोडक्टिविटी जो होगी, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब कितने अमाउंट में एग्रीकल्चर निकलेगा, कल्टीवेशन जितना कम होगा, क्या होगा, कम होगा वो। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है और क्या होगा, बहुत टाइम ड्यूरिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और जैसा कि आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करके मॉडर्न टाइप में इनपुट्स डालते हैं तो उतना कल्टीवेशन नहीं मिल सकता आपको। इसमें क्या होगा, स्लैश एंड बर्न में नेचुरल कल्टीवेशन मिलेगा आपको, लेकिन कम अमाउंट में मिलेगा। अगर आप फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो आजकल मॉडर्न तरीके में यूज़ करता है तो आपको कल्टीवेशन ज़्यादा मिलेगा और अच्छा भी मिल सकता है। ठीक है, मॉडर्न आजकल के तरीके में जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्लैश एंड बर्न में आपको जब आप शिफ्ट करते हैं तो जो नेचुरल फर्टिलिटी वापस आती है उसमें टाइम लगता है और आपको एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी एज कम्पेयर टू मॉडर्न इनपुट्स जो आप मॉडर्न तरीके में आजकल फर्टिलाइजर डालते हैं उससे कम मिलेगी। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अगर आप पूरे इंडिया कंट्री में अगर हम बात करें तो अलग अलग पोर्शन के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैन यू नेम सम सच ऑफ द फॉर्मिंग्स, देखिए आपको यहाँ नाम दिया हुआ है। इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, तो ये सब मेघालय एंड मिजोरम की आपकी सब कहाँ पर है, 7 सिस्टर्स जो है आपकी इंडिया के ईस्ट में, मैप के अंदर आपको पता होना चाहिए। और कहाँ होता है आपके, पैमलू इन मणिपुर। ठीक है, पैमलू इन मणिपुर में इसको पैमलू बोला जाता है। डीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, डीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो इसकी एक टेबल बना लीजिएगा आप। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हैं स्लैश एंड बर्न, और उसके अलावा फिर आप यहाँ लिखेंगे जूमिंग। तो जिस कंट्री में, जिस स्टेट में बोला जाता है उन स्टेट्स के नाम ऊपर लिख लीजिए आप। ठीक है,
जूमिंग बोला जाता है, डीपा बोला जाता है। तो जिस स्टेट में बोला जाता है वहाँ स्टेट्स के ऊपर नाम रखें। इस तरह से आप एक टेबल बना के इसको लर्न कर सकते हैं इधर। ओके, ठीक है। तो जूमिंग अभी हमने देखा कहाँ बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट एरियाज के अंदर। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको। अब पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको के अंदर एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर। कोनुको बोला जाता है वेनेजुला के अंदर। रोका बोला जाता है ब्राज़ील के अंदर। मैसोलो बोला जाता है सेंट्रल अफ्रीका। और आपके लैंडिंग बोला जाता है इंडोनेशिया में। और रे बोला जाता है वियतनाम के अंदर। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश। क्या बोला जाता है? बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश। पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश। पमादवाई और कमनन और ब्रिंगा इन उड़ीसा। कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स। वैल्यू और वेल्टर इन साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान। खिल इन द हिमालयन बेल्ट। कुरुआ इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थन ईस्ट रीजन। आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा सर कैसे रटना है आपको नाइन्स। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं डायरेक्टली ये कि कौन सा किस नाम से किस पोर्शन में जाना पड़ेगा। कि आपको ज़्यादा झूमिंग याद रखना है। और एक आप ये मैक्सिको का ध्यान रखिएगा, मिल्पा जो होता है मैक्सिको का, ये आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रखना है डायरेक्टली। तो होप आपको ये समझ में आया। इंट्रोडक्शन लेक्चर था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।